हेलो बच्चों। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर की स्टार्टिंग कर दी है और जिसमें हमने फर्स्ट लॉ को भी समझ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको ऊपर लिंक दिए दे रहा हूँ। पहले आप लोग फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन पढ़ लीजिए, उसके बाद सेकेंड लॉ पे आइए। तो आज हम लोग बच्चों सेकेंड लॉ को डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे पहले जो हम लोगों ने फर्स्ट लॉ पढ़ा है उसके क्वेश्चन आंसर जो आपके एनसीईआरटी में है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन आंसर है। पहले तो देख लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक है, इसमें ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स को भी पढ़ लिया है और फिर उसके बाद आपका है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, फिर ये देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक चल रही है, इसमें ये आते हैं आपके इनर्शिया एंड मास के बाद ये आते हैं 4 क्वेश्चंस। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, उसके बाद आता है सेकेंड लॉ। तो पहले हम लोग इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे आएंगे। तो चलिए इनका सॉल्यूशन देखते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया। तो बच्चों इनर्शिया के लिए मैंने आपको बताया था कि इनर्शिया किस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर आपको याद है तो आपको पता होगा कि इनर्शिया जो होता है सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करता है और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इनर्शिया ज़्यादा है, मतलब अगर मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा ही होगा। तो हमेशा मास को हम देख के उसका इनर्शिया बताते हैं। अब यहाँ पे 3 कंडीशंस हमें दी गई हैं, तो हमें जस्ट मास चेक करना है और हम इनर्शिया उसका बता देंगे। तो जैसे रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ सेम साइज़। तो यहाँ पे एक रबर बॉल है और स्टोन है सेम साइज़ का। तो बच्चों आप बता सकते हैं किसका मास ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है, स्टोन का मास ज़्यादा होगा। तो इनर्शिया इन दोनों में से किसका ज़्यादा होगा, स्टोन का ज़्यादा होगा। अब बाइसाइकिल एंड अ ट्रेन, इसी हिसाब से ट्रेन का मास ज़्यादा है तो ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा होगा। और थर्ड है आपका अ 5 रुपीज़ कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन। तो यहाँ पे इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे तो 5 रुपीज़ कॉइन का मास जो होगा वो ज़्यादा होगा, तो इसी हिसाब से इसका इनर्शिया भी ज़्यादा हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। कितने बार वेलोसिटी चेंज हो रही है बॉल की। तो ये देखने के लिए हमें जो नीचे सेंटेंस दिया हुआ है इसको डीपली समझना पड़ेगा। अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर। एक फुटबॉल प्लेयर है, वो किक करता है फुटबॉल को अनदर प्लेयर के पास। ठीक है, यहाँ पे 1 टाइम चेंज हुई। ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल। अब जब दूसरे प्लेयर के पास पहुंचेगी, उसने क्या किया, उसे किक किया फुटबॉल को गोल की तरफ, तो वेलोसिटी को चेंज किया होगा। तो यहाँ पे सेकेंड टाइम चेंज हो गई। फिर आगे देखते हैं। द गोल कीपर ऑफ द ऑपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल। अब क्या है, वो गोल होने नहीं देता है और कलेक्ट कर लेता है फुटबॉल को। तो क्या हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो कलेक्ट कर रहा है मतलब बॉल को रोक रहा है। बॉल को रोक रहा है तो मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो थर्ड टाइम भी उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। एंड किक्स इट टुवर्ड्स अ प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। और तुरंत ही किक कर देता है अपनी टीम के प्लेयर को। तो यहाँ पे जब पहले उसने रोका तो थर्ड टाइम थी ना, अब उसके बाद किक करेगा तो ये फोर्थ टाइम हो जाएगी। तो यहाँ पे 4 टाइम वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है। ये आप सामने देख सकते हैं, चारों पूरी कंडीशन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में दी हुई है। मैं आता हूँ आगे बढ़ता हूँ थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन वाई सम ऑफ लीव्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ टी इफ वी विग्रसली शेक इट्स ब्रांच। अगर हम किसी भी ब्रांच ट्री की ब्रांच को शेक करते हैं तो उसमें से पत्तियां गिरने लगती हैं, लीव्स डिटैच हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों इनर्शिया की वजह से होता है। इनर्शिया मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा अपनी स्टेट में रहना चाहता है, स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है। जिस वजह से क्या होता है, लीव्स भी अपनी जगह पे रहना चाहती हैं, बट हम जब भी ब्रांच पे फोर्स लगाते हैं तो ब्रांच तो मूव कर जाती है बट लीव मूव नहीं करना चाहती हैं। इस वजह से लीव क्या होती है, हवा में आ जाती हैं और फिर वो नीचे गिर जाती हैं। बस यही रीज़न और यही पूरा आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे 3 लाइन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। Why do you fall in the forward direction when a moving bus brakes to a stop and fall backward when it accelerates from the rest? बच्चों ये मैं आपको नहीं बताऊंगा ये वाला, क्योंकि इसको पहले पूरा मैंने बस का एग्जांपल देके आपको फिगर के साथ में भी समझाया हुआ है पुराने वीडियो में।
और लिंक मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में दे चुका हूँ, तो आप उसमें जाके पूरा एग्जाम्पल इसको समझ सकते हैं। और वही पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे 2 पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया है। तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। अब बच्चों यहाँ पे चारों क्वेश्चन मैंने आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं आपके एनसीईआरटी के। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों ये है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसका बेसिक फॉर्मूला होता है आपका F=m/a। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे, क्या, इसका मतलब क्या है, ये चीज़ें हम अभी डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग डिटेल में हर एक चीज़, हर एक टर्म को समझेंगे थोड़ा थोड़ा करके। बट इसमें एक चीज़ सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, तो उसमें हमने इनर्शिया को सबसे पहले समझा था, फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझा था। वैसे ही न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए बच्चों हमें एक और टर्म पहले समझना पड़ेगा, जो कि होता है मोमेंटम। मोमेंटम आपका रियली में कुछ नहीं होता है, जस्ट एक मैथमेटिकल टर्म होता है, जिसमें हम मास इन मोशन को मोमेंटम बोलते हैं। कोई भी मास है अगर वो मोशन में है तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, और उसी मोशन को हम मोमेंटम के थ्रू मेज़र करते हैं कि उस मास में कितना मोशन है। वो हमें कौन बताएगा? मोमेंटम बताएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि मास में अगर मोशन होगा तो उसमें मोमेंटम ज़रूर होगा, लेकिन अगर मास मोशन में है तो कितना मोशन में है वो मेज़र करने के लिए हमें मोमेंटम ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव मासेस। अब सारे ऑब्जेक्ट जितने भी हैं, कहीं भी हों, अर्थ या अर्थ के बाहर, सब में मास होगा, तभी हम उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन इट हैज़ मोमेंटम। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है या मूव कर रहा है तो उसमें मोमेंटम होगा ही होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, द अमाउंट ऑफ मोमेंटम दैट एन ऑब्जेक्ट हैज़ इज डिपेंड अपॉन 2 वेरिएबल्स। अब मोमेंटम जो होता है वो 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। यही सबसे आपका मेन पॉइंट है बच्चों, यही आपका फॉर्मूला भी बनेगा कि सबसे पहले तो वो कितनी तेज़ मूव कर रहा है आपका जो भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और उसमें कितना मास है। ठीक है, हाउ मच स्टफ इज मूविंग, हाउ मच मतलब कि उसमें कितना मास है, क्वांटिटी आपसे पूछ रहा है, और हाउ फास्ट, यहाँ पे वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन द वेरिएबल्स मास एंड वेलोसिटी। तो ये एक लाइन में आपका लिख दिया गया, मोमेंटम जो होता है वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। यही दोनों होते हैं मेन मोमेंटम मेज़र करने के लिए। तो सिंपली हम इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, कि हम मोमेंटम जिसका मेज़र कर रहे हैं उसमें कितना मास है और वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, इस मोमेंटम को हम फिजिक्स में बच्चों स्मॉल p से डिनोट करते हैं। अगर कैपिटल P आप लिख देंगे तो उसका मतलब हो जाता है आपका प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर नहीं है, स्मॉल p होता है मोमेंटम। तो ठीक है, आप समझ गए। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखते हैं यूनिट। यूनिट क्या होती है मोमेंटम की, ये आपको बच्चों इतना सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिंपली आप एक लाइन पढ़ लीजिए, द स्टैंडर्ड मेट्रिक यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड पढ़ सकते हैं। और ये आई कहाँ से किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, बच्चों हम फिर से वापस फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे मास जो होता है वो किलोग्राम में मेज़र करते हैं, और वेलोसिटी होती है आपकी मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पे हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग मोमेंटम रियल लाइफ में कहाँ यूज़ देखते हैं। तो बच्चों रियल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो मोमेंटम हम लोग रियल लाइफ में हर जगह मोमेंटम ही मोमेंटम होता है। कहीं भी फोर्स या मोशन हो रहा है तो वहाँ पे मोमेंटम हो गई, जैसा मैंने आपको बताया। तो अगर कोई कराटे प्लेयर है तो कराटे प्लेयर क्या करता है, इतनी सारी प्लेट्स को ब्रेक करता है। इतनी सारी प्लेट्स को ब्रेक कैसे करेगा, क्योंकि वो अपने हाथ में बच्चों काफ़ी तेज़ वेलोसिटी ले आता है, काफ़ी तेज़ वेलोसिटी से ऊपर से लाता है ना अपने हैंड को। तो अगर उसने वेलोसिटी बहुत तेज़ कर दी तो उसमें क्या हो गया, मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी जैसे ही बढ़ गई तो मोमेंटम अपने आप बढ़ जाएगा वहाँ पे। अब हाथ का मास तो बढ़ नहीं सकता, लेकिन वेलोसिटी तो हम बढ़ा सकते हैं ना। तो उससे हमने क्या कर दिया, मोमेंटम बढ़ा दिया। और इसी मोमेंटम से हम क्या करते हैं, जो कराटे प्लेयर होते हैं वो इतनी सारी प्लेट्स को ब्रेक कर सकता है, या ब्रिक्स को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कराटे प्लेयर का एग्जांपल। अब हम आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, जो डेफिनेशन है वो बच्चों मोमेंटम से ही रिलेटेड है, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोमेंटम है वो चेंज हो रही है, कुछ पहले इनिशियल मोमेंटम है और फिर फाइनल मोमेंटम है,
तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर रहा है कि मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है, पहले कुछ और वेलोसिटी होगी, बाद में कुछ और वेलोसिटी हो गई होगी, या पहले कुछ और मास होगा, बाद में कुछ और मास हो गया होगा, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बॉडी का। ठीक है, अब बॉडी का अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है और एक टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, इन्होंने रेट वर्ड का यूज़ किया है, तो कुछ टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जितना भी फोर्स अप्लाई करेंगे उसी के हिसाब से उसका मोमेंटम चेंज होगा बॉडी का। बस यही आपका न्यूटन सेकेंड लॉ होता है। एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा उसी में टेक्स प्लेस करेगा मोमेंटम भी। ठीक है, इसको मैथमेटिकली समझ लेते हैं कि हमने अभी बोला क्या पूरे लॉ में हमने बस एक चीज़ बोली, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम के, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला था हमने बच्चों। अब रेट को क्या किया इन्होंने, अपॉन टाइम टेकन कर दिया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब बच्चों इसको मैथमेटिकली समझ लेते हैं। मैथमेटिकली कैसे, कि अभी हमने क्या करा, दो मोमेंटम लिए थे, एक इनिशियल मोमेंटम और एक फाइनल मोमेंटम। और मोमेंटम का हमें फॉर्मूला भी पता है, क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी को हम u माने और फाइनल वेलोसिटी को v माने तो p2 और p1 हो जाएंगे। p2 को हम फाइनल बोल रहे हैं और p1 को इनिशियल बोल रहे हैं, तो यहाँ पे p2 को हम लिख देंगे m इंटू वी और p1 को लिख देंगे m इंटू यू। यहाँ से दोनों से m कॉमन आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा m इंटू वी माइनस यू। ठीक है, ये आ गया हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये फोर्स के होगा, क्योंकि फोर्स ही तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी अपॉन टाइम नहीं है, इसलिए फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ये खाली चेंज इन मोमेंटम है। अगर हम इसको टाइम से डिवाइड कर दें तो हम फोर्स के इक्वल रख देंगे, तो यहाँ पे निकल के आ गया एम वी माइनस यू, और हम इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो कि हमारा फोर्स के बराबर होता है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू, जो हमने यहाँ पे निकाला था, अपॉन टाइम। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया है और यहाँ पे ले आए हैं k को, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हट गया तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया k, और बाकी वैसे ही लिखा रहा एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब v माइनस यू अपॉन टी, ये एक्सेलरेशन का आपका फॉर्मूला होता था। एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अगर एक्सेलरेशन आपको याद है तो 9th क्लास में अभी हमने वो पुराने चैप्टर्स में पढ़ा है ऑलरेडी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ये हो गया v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो इसको हमने सिर्फ a पुट कर दिया तो हो गया k इंटू एम इंटू ए। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहेंगे अभी हमने न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा था, F इक्वल्स टू एम इंटू ए पढ़ा था, आप यहाँ पे k भी ला रहे हैं, k एम इंटू ए, ये कैसे पॉसिबल है सर। तो यहाँ पे बच्चों k की वैल्यू जो होगी वो आगे 1 हो जाएगी। वो कैसे होगी बच्चों, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन जो होता है वो v माइनस यू अपॉन टी होता है, इसी वजह से हमने इसकी जगह पे a रख दिया, वही सारी चीज़ें ये बता रहे हैं। और हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k को लाया है। द SI यूनिट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज दिस। देखिए मास की तो kg होती है और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट जो हो जाएगी यहाँ इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगी कि मास की हो जाएगी kg और एक्सेलरेशन की हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट हो जाएगी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम सिंपली न्यूटन भी बोल सकते हैं। बट यहाँ पे हमें k की वैल्यू 1 लानी थी, वो कैसे लाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम 1 यूनिट ऑफ फोर्स लगाते हैं और 1 kg ऑफ मास लेते हैं और बॉडी को 1 एक्सेलरेशन ही मूव कराते हैं, तब वहाँ पे k की वैल्यू 1 आ जाएगी आपकी। फॉर दिस 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड। 1 यूनिट ऑफ फोर्स को अगर हम डिफाइन करें एज द अमाउंट दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास। ठीक है, अगर हमने 1 kg मास लिया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लिया, तो हम उसको 1 यूनिट ऑफ फोर्स बोलते हैं। ये सारी चीज़ें 1 होती हैं, तो 1 अगर होती हैं तो यहाँ पे k बच गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ पे अगर हम k की वैल्यू 1 रख देते हैं इस वाली इक्वेशन में, F इक्वल्स टू k m a, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, k की वैल्यू 1 हो जाएगी तो बन जाएगा F इक्वल्स टू m इंटू ए। तो फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ से इक्वेशन से क्या बन जाएगा, F इक्वल्स टू m इंटू ए। ठीक है, अब बच्चों एक चीज़ और समझ लेते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। डिमॉन्स्ट्रेशन करना है
कि क्या प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे एप्लीकेबल होता है। बच्चों प्रैक्टिकल लाइफ में ये बिल्कुल मोमेंटम की तरह होता है, थोड़ा सा बस अलग होता है। क्या यहाँ पे है कि हमारा यहाँ पे टर्म्स अलग है, यहाँ पे वेलोसिटी डायरेक्टली नहीं लिखी हुई, एक्सेलरेशन के अंदर छुपी हुई है वेलोसिटी। तो अगर यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को बढ़ा देते हैं, जैसा कि हमें दिख रहा है मास कम है, एक्सेलरेशन ज़्यादा है, तो अगर किसी भी चीज़ का मास कम है तो उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा अगर हम सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे कि एक आपकी बॉल है, यहाँ पे अगर बॉल को आप हिट करेंगे, जैसे पोलो खेला जाता है, तो बॉल क्या करती है, बहुत दूर तक जाती है। बॉल दूर तक क्यों जाती है, उसमें एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसका मास बहुत कम होता है। और हम सेम फोर्स अगर अप्लाई करें किसी बड़ी बॉल पे या किसी बड़े ट्रक पे अगर हम सेम फोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमने मास को बढ़ा दिया, तो क्या एक ट्रक भी उतनी ही दूर जाएगा जितनी दूर बॉल जाती है? नहीं जाएगा। ट्रक बहुत ज़रा सी दूर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा हो गया और हम सेम फोर्स उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोर्स जो होता है वो प्रोडक्ट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के, ठीक है। और यही चीज़ नीचे लिखी भी हुई है पूरी एक्सप्लेनेशन में। आगे देखते हैं बच्चों, एसआई यूनिट मैंने आपको फोर्स की बता दी, न्यूटन होती है। और यहाँ से दूसरी यूनिट भी हम देख सकते हैं, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, ऑलरेडी यूनिट हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है। अब कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में और एग्जांपल्स देखते हैं जो डे टू डे लाइफ में हमें दिखते हैं। जैसे कोई क्रिकेट प्लेयर होता है, तो क्रिकेट प्लेयर क्या करता है, जब भी बॉल को कैच करता है तो हैंड को पीछे तक लाता है, बिल्कुल अपने हैंड को पीछे तक क्यों लाता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ बॉल में बहुत हाई वेलोसिटी होती है जो ऊपर से आ रही होती है। और जब वो नीचे तक आएगी बॉल, तब बच्चों क्या होगा, उसकी वेलोसिटी धीरे 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 प्लेयर क्या करता है, कम करता है। अगर वो सडन कम करेगा, मतलब उसने वेलोसिटी को एकदम से ज़ीरो किया, तो वहाँ पे क्या होगा, उसके हैंड में पेन हो जाएगा, एकदम से चोट लग जाएगी। और यही रीज़न है ये मोमेंटम का होता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी हमें करनी पड़ती है जिससे कि वो हाई फोर्स को भी बियर कर ले। उसने फोर्स तो लगाया ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट उस मोमेंटम को कम करते करते फोर्स लगाया, ठीक है। अगर वो बॉल को वहीं पे रोकता तो उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता, और वो ज़्यादा फोर्स लगाता तो उसके बॉल जो है उसके हाथ में हिट कर जाती। यही रीज़न, यही पूरा नीचे आपको लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। और यही सिमिलर रीज़न होता है जब कोई प्लेयर आपका जो हाई जंप जो प्लेयर करते हैं, वो आपके जब ऊपर से हाई जंप होकर नीचे करके गिरते हैं, तो बच्चों क्या होता है, नीचे एक कर्टेन या कुशन लाइक सरफेस होता है जो कि अंदर को थोड़ा सा धंस जाता है। वो क्यों होता है ऐसा, जिससे कि बच्चों अगर यहाँ पे रूफ होगी या फ्लोर होगा, या कोई एक आपकी सरफेस होगी जो स्ट्रिक्ट सरफेस होगी, एक मतलब जो कि अंदर को पुश ना हो सरफेस, तो वहाँ पे अगर कोई प्लेयर गिरेगा तो वो एकदम से वहीं पे रुक जाएगा, तो वहाँ पे फोर्स इसके ऊपर ज़्यादा लगेगा और इसको हिट करेगा, इसके चोट लग जाएगी। बट ये क्या होता है, जब धीरे धीरे अंदर को घुसता है कुशन में, तो क्या होता है, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है प्लेयर की। और वेलोसिटी अगर धीरे धीरे कम होगी तो फोर्स जो होगा वो कम लगाना पड़ेगा, और फोर्स कम लगेगा जिस वजह से इसको हिट कम होगा या नहीं होगा। आपको समझ में आ गया होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है बच्चों। अगर इसमें कोई एग्जांपल्स होंगे अभी, हाँ एग्जांपल्स हैं आपके बुक में, वो हम लोग बच्चों नेक्स्ट टर्न पे सॉल्व करेंगे इसके एग्जांपल्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है, जिससे हम लोग न्यूमेरिकल भी साथ साथ में लेके चलते रहेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ। बाकी इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन या मोमेंटम, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके, मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ बच्चों, थैंक यू।